हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। आप सब लोग कैसे हैं? आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे, क्लास 12th पार्ट बी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप बोलेंगे सर पार्ट बी क्यों कर रहे हैं? तो एक्चुअली काफ़ी सारे स्कूल्स ने पार्ट बी स्टार्ट करा हुआ है। तो कई स्टूडेंट्स ने डिमांड किया कि सर आप कैश फ्लो पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं कैश फ्लो आपको आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट वी मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। It is a statement which shows inflows and outflows of cash from three activities: operating, investing and financing। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तीन टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। एक तो कोर बिजनेस होता है। मान लीजिए आप फुटवियर्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो फुटवियर्स में अगर आप उनको सेल कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कोर एक्टिविटी, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब पॉइंट आता है कि आपने कुछ बिल्डिंग भी खरीदी है, लैंड भी खरीदा है, आपने कुछ मशीन्स भी खरीदी है मान लीजिए, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने कहा सर खरीदना इन्वेस्टिंग है, बेचना भी? अगर आप खरीद रहे हैं तो आपका तो भी इन्वेस्टिंग है। अगर आपने उनको सेल किया, जैसे बिल्डिंग खरीदा या मशीन, जैसे मान लीजिए आपने लैंड खरीदा बेचा, तो वो भी इन्वेस्टिंग में आएगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो भी तो फाइनेंसिंग में आएगा। अगर आपने अपने कंपनी के शेयर इशू करे हैं, अपनी कंपनी के डिवेंचर इशू करे हैं, तो वो भी आपका फाइनेंसिंग में आएगा। आपने कहा सर अगर हम किसी और कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वो आपका फाइनेंसिंग नहीं माना जाएगा, वो आपका माना जाएगा इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपने किसी और कंपनी में पैसा लगाया है। मोर ओवर, अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसा कर रही है कि शेयर्स को खरीद रही है, बेच रही है, तो फिर वो उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा। हम उसको इन्वेस्टिंग नहीं बोलेंगे कि वो इन्वेस्ट करें, नो, वो उनका कोर बिजनेस है। तो फाइनेंस कंपनी अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन कर रही है तो वो उनका ऑपरेटिंग है। नॉन फाइनेंस कंपनी कर रही है तो वो उनका जैसे इन्वेस्टिंग माना जाएगा, अगर वो किसी और कंपनी के शेयर्स को बाय कर रहे हैं। तो मैंने ये समझाया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेसिकली स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश फ्रॉम थ्री एक्टिविटीज: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो हमें इस चैप्टर में देखना है कि कितना कैश आया, कितना गया और किस एक्टिविटी के थ्रू ऐसा हुआ। इसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को फॉलो करते हैं। इसमें टोटल 3 एक्टिविटीज हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो इसका आज हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा? सबसे पहले हमें लेना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। अब जो नेट प्रॉफिट है इसको हम सरप्लस भी कहते हैं, सरप्लस। तो जो सरप्लस है तो इसमें हम क्या करेंगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। कई बार प्रीवियस ईयर की फिगर नेगेटिव होती है, तो क्या करेंगे हम? करंट ईयर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव माइनस माइनस नेगेटिव, तो वो फिर प्लस हो जाएगा अगर वो नेगेटिव हुई तो। फिर ऐड ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व एंड अदर रिजर्व्स, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स होगा वो करंट ईयर का होना चाहिए। ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है? कंपनी ने प्रपोजल दिया है कि हम इतना डिविडेंड देंगे, ये प्रीवियस ईयर का होना चाहिए। करंट ईयर को हम कंप्लीटली इग्नोर करेंगे क्योंकि जो करंट ईयर है प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर का, वो कंटिजेंट लायबिलिटी माना जाता है। तो प्रपोज्ड डिविडेंड हमें प्रीवियस ईयर का लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लेना है। और हमें क्या लेना है इसमें? ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, ऐड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, आपने कहा सर ये क्या है? अगर कंपनी साल के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो भी ऐड होगा। ऐड प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो हमने क्या क्या इसमें ऐड किया? हमने इसमें ऐड किया ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स हमने डिस्कस कर लिया। अब पॉइंट आता है इसमें रिफंड ऑफ टैक्स। अगर कोई रिफंड ऑफ टैक्स है तो हम लेस कर देंगे, लेस रिफंड ऑफ टैक्स। अगर रिफंड ऑफ टैक्स है तो माइनस कर देंगे। डन। अब हमें क्या करना है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होती है? जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है तो दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन। मतलब अगर कोई लॉस होने का जो क्लेम सेटल होता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस के साथ हम उल्टा चलेंगे। ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस लेस एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी गेन। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वैल्यू हम कहां लिखेंगे, यहां सबसे स्टार्टिंग में। तो हम इसको लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सबसे स्टार्टिंग में हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहां पे लिखेंगे हम नोट वन। नोट वन क्यों लिखा, क्योंकि हमने उसको नोट वन के अंदर निकाला है, नोट वन। तो ये सबसे पहला वैल्यू रहेगा जो हम यहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब आपने कहा सर ये बताइए ये आप क्या कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। क्लास 11th में हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था फाइनल अकाउंट्स में, तो उसके अंदर जब हम एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो वो दो टाइप के हो सकते हैं, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। आपने कहा सर डिफरेंस, मान लीजिए आपने कहा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो या फिर लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, तो ये कौन सा एक्सपेंस हुआ, ये हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हम यहां पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ट्रीट करेंगे और नॉन कैश आइटम्स को ट्रीट करेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है बट वो नॉन कैश है, कैश बाहर नहीं गया है, तो हम उसको एड बैक करेंगे। और कुछ केसेस में कैश तो बाहर चला गया पर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, मान लीजिए इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग नहीं है, तो हम एड बैक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सारी वो केसेस लिखेंगे, या तो वो नॉन कैश होगा या वो नॉन ऑपरेटिंग होगा, तो उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, मतलब उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी, तो सबसे पहले हम लेंगे ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ। डब्ल्यू मतलब रिटर्न ऑफ ले रहा हूं मैं। अब गुडविल के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पहले प्रीवियस ईयर पढ़ना है फिर करंट ईयर पढ़ना है। अगर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की तरफ गुडविल बढ़ गई है तो हम उसको परचेज ऑफ गुडविल बोलते हैं, वो यहाँ नहीं आएगा, वो आएगा इन्वेस्टिंग में। बट अगर गुडविल कम हो गई है तो जितनी कम हुई है, मान लो पहले थी 80,000 अब हो गई है 70,000, तो कितनी कम हुई 10,000, तो उसको हम बोलेंगे रिटर्न ऑफ। वो हम यहाँ ऐड करेंगे, ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ पेटेंट्स, रिटर्न ऑफ ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, रिटर्न ऑफ, ये जितने भी रिटर्न ऑफ ऐड होंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये मैं पेज 1 ले रहा हूं, पेज 1 ये है, पेज 2 वो है। ऐड डेप्रीशिएशन ऑफ करंट ईयर, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, कैश तो बाहर गया ही नहीं है। ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स का जो लॉस हुआ है बेचने पे, वो हमारा ऑपरेशन का लॉस नहीं है, इन्वेस्टमेंट का लॉस है, तो उसको हम ऐड बैक करेंगे। ऐड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर बढ़ जाता है तो, इफ इंक्रीज अगर बढ़ जाता है तो ये भी ऐड होगा। ऐड इंटरेस्ट पेड किस पे हो सकता है, ऑन डिवेंचर्स हो सकता है, ऑन बैंक लोन हो सकता है, और ऑन ओडी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट। इन सब पे भी अगर कोई वो हुआ है आपका इंटरेस्ट पेड हुआ है तो वो सब ऐड होगा, क्योंकि ये कैश तो बाहर गया है पर ये ऑपरेशन का एक्सपेंस नहीं है। तो मैंने इसमें डिस्कस किया आपका जितने भी रिटर्न ऑफ, ये मैंने सारा डिस्कस कर लिया है। एक और पॉइंट है ऐड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, अगर ब्रैकेट में लिखा है इफ आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा है तभी हम ऐड करेंगे। डन। तो ये हमारी वो वैल्यूज जो ऐड होंगी। अब एक पॉइंट आता है कि ये सर आप ये सीक्वेंस में रखना है, नहीं, अगर यहां ऐड होना है तो आप इस वैल्यू को थोड़ा नीचे, इस वैल्यू को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, बट जो वैल्यू यहां ऐड होगी उसको हम यहां पर ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। ऐसे ही जो यहां मैंने ऐड किए हैं इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर यहां का जो ऐड है वो वहां नहीं लिख सकते। वहां का जो टोटल वैल्यू आएगा वो कहां आएगा, यहां पर। नेक्स्ट, अब हम लेस करेंगे, लेस।
अब लेस में इजी रहेगा, जैसे यहाँ लॉस है तो लॉस को हमने क्या किया ऐड, तो हम गेन को क्या करेंगे माइनस, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इफ डिक्रीज और लेस जहां इंटरेस्ट पेड था तो यहां आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड, तो ये सब ऐड होंगे, सॉरी लेस होंगे, क्योंकि ये हमारी इनकम ऑपरेशन की इनकम नहीं है, ये सब लेस हो जाएंगे। तो जो वैल्यू निकल के आएगी यहां पर, जो वैल्यू आपकी यहां निकलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डन। तो इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डन। नेक्स्ट पॉइंट अब हम करेंगे इसमें हम करेंगे हम यहां एड एंड लेस। अब यहां क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब इसको याद कैसे करेंगे, करंट एसेट्स में हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स में हमें रिवर्स चलना है, पहले हमें पढ़ना है पुराना ईयर और फिर हमें पढ़ना है नया ईयर। पहले पुराना ईयर पढ़िए, पुराने ईयर से नए ईयर की तरफ अगर हमारी करंट एसेट बढ़ गई है, डिफरेंस तो निकालेंगे पर पहले पुराना ईयर पढ़िए, पुराने से नए की तरफ अगर हमारी करंट एसेट बढ़ गई है तो आप उसको उल्टा चलिए, बढ़ गई है तो क्या करेंगे लेस, और कम हो गई है तो क्या करेंगे ऐड। बट अगर मैं बात करता हूं करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज में हमें बिल्कुल सेम डायरेक्शन में चलना है, अगर इंक्रीज मतलब ऐड, डिक्रीज मतलब लेस। तो यहां पर कुछ चीजों को हम करंट एसेट नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, तो इनको हम करंट एसेट नहीं मानेंगे इस चैप्टर में। और एक्सेप्ट करंट लायबिलिटी भी कुछ चीजों को नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट बैंक ओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इनको हम इस चैप्टर में करंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे। अब इसके बाद इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में लेस टैक्स पेड को हम क्या करेंगे लेस, कौन सा, प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर वाला मैंने क्या किया था, करंट ईयर वाला मैंने यहाँ पे क्या किया था, ऐड किया था, देख लीजिए आप, और प्रीवियस ईयर वाला लेस कर दिया। नेट ऑफ रिफंड, वहां पे रिफंड मैंने लेस किया एंड में, यहाँ पे नेट ऑफ रिफंड, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रिफंड है तो लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को रिवर्स करेंगे, वहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हमने क्या किया था ऐड, तो यहां लेस कर देंगे, लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वहां लॉस हमने क्या किया था ऐड, तो यहां लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस और ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन। तो जो हमारे पास यहां वैल्यू निकल के आएगी, जो यहां वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर आएगा ऑपरेटिंग का। तो ये हमारा आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर पॉजिटिव आएगा तो हम बोलेंगे फ्लो फ्रॉम, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर नेगेटिव आएगा तो क्या बोलेंगे, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टॉक अबाउट, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कहीं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम एड लेस का यूज नहीं करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, अगर हम उनको खरीद रहे हैं तो क्या होगा, पैसा जा रहा है, तो यहां पे ब्रैकेट करेंगे, यहां पे हम एड लेस नहीं करते। अगर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है या इन्वेस्टमेंट है तो ब्रैकेट करेंगे, और अगर सेल है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है या फिर और इन्वेस्टमेंट है, मतलब अगर हम सेल कर रहे हैं तो प्लस होगा। प्लस मैं यहां लिख रहा हूं, आपको प्लस नहीं लिखना, आपको वैल्यू लिखनी है। अच्छा, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी तो ब्रैकेट, और अगर हमने सेल करी तो प्लस। नेक्स्ट इज हमारा
अब जरा ध्यान से समझिएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ मशीनरी, लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर, ड्यू टू फायर। मतलब अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है। तो आप, वैसे तो हमारा लॉस हो ही चुका था, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन मैंने यहां क्या बोला था, लेस। ऐड यहां होगा, आपने कहा, आपने तो कहा यहां होगा, क्योंकि ये मशीन से रिलेटेड है इसलिए यहां ऐड होगा। अगर ये गुड्स से रिलेटेड होता तो हम यहीं पर ऐड करते। नेक्स्ट इज, अब हम क्या करेंगे, इसके अलावा देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, ये इनकम मैंने बोली थी ऑपरेशन की इनकम नहीं है, ये किसकी इनकम है, इन्वेस्टमेंट की। तो हम इसको यहां पे जोड़ेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। तो जो ये रिसीव्ड है सारे प्लस होंगे। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी, हम क्या बोलेंगे उसको, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, फ्लो फ्रॉम अगर पॉजिटिव है। यूज्ड इन, यूज्ड इन कब लिखेंगे, अगर ये नेगेटिव है। फ्लो फ्रॉम किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। यूज्ड इन किसके लिए, नेगेटिव के लिए। डन, ये पॉइंट क्लियर। अब हम चल रहे हैं फाइनेंसिंग की तरफ। फाइनेंसिंग में इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स पैसा आएगा, इशू ऑफ डिवेंचर्स पैसा आएगा, बैंक लोन पैसा आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग पैसा आएगा। तो इशू ऑफ डिवेंचर, शेयर्स, डिवेंचर्स, बैंक लोन, इवन कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट और बैंक ओडी। तो अगर ये वैल्यूज बढ़ गई हैं, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की तरफ बढ़ गई हैं, तो क्या बोलेंगे, इशू, तो पैसा आएगा। मैंने ऑब्लिक करके लिखा है, आपको ऑब्लिक करके नहीं करना है, आपको इनको अलग अलग लिखना है। मैं स्पेस की वजह से एक ही राउंड में लिख रहा हूं, ऐसे ही इनको भी अलग अलग लिखना है, फिक्स एसेट को अलग, इन्वेस्टमेंट को अलग। डन। तो ये अच्छा, यहां पर अगर हमारी एसेट प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में बढ़ गई है तो हम उसको परचेज बोलेंगे, बट यहां पर अगर बढ़ गया है तो इसको इशू बोलेंगे। अब अगर आपने कहा सर अगर ये घट जाए तो ये तो इंक्रीज हुआ, जैसे यहां पे इंक्रीज होना मतलब क्या हो गया, परचेज, और डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, सेल, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके करंट ईयर में। और यहां पे इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, इशू। और अगर डिक्रीज हो जाए, अगर ये सारी चीजें डिक्रीज हो जाएं, जैसे रिडम्पशन ऑफ, इसको रिडम्पशन बोलते हैं, रिडम्पशन मतलब वापस करना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म बोरिंग, इनको अलग अलग लिखेंगे आप, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, कैश क्रेडिट, बैंक ओडी, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स यहां भी आएगा, जब हम शेयर्स की बात करते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों है। तो अगर ये कम हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब पैसा गया। अब बात आती है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड हमने यहां क्या किया था, ऐड, ये रहा इंटरेस्ट पेड, क्योंकि वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं था, यहां का खर्चा है तो यहां लेस करेंगे। तो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, तो पैसा जाएगा तो ब्रैकेट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ओडी, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी जो लिखते हैं वो करंट ईयर का लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं, करंट ईयर का, ब्रैकेट करेंगे। और आपका प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा लेंगे हम, प्रीवियस ईयर का। आपने कहा सर प्रीवियस ईयर का यहां लिया था, यहां भी प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे, यहां प्रीवियस ईयर का लेस करेंगे, करंट ईयर लिखना ही नहीं है। और प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, ये भी आपका ब्रैकेट होगा, यहां पे ऐड हुआ था। एंड इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड, ये भी यहां पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट, क्योंकि फाइनेंस का खर्चा है। डन। तो ये सब हमने यहां पे क्या किए, लेस किए। अब और क्या बचेगा हमारा, आई थिंक मैंने मैक्सिमम लिख दिया, बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हम यहां क्या करेंगे, ऐड, पर लेस यहां पर होगा। आपने कहा सर, आपने कहा था लेस यहां होगा, पर क्योंकि ये शेयर से रिलेटेड है इसलिए यहां होगा, गुड्स से रिलेटेड होता तो वहां, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो ये यहां ऐड होगा तो यहां लेस होगा।
अब मेरे हिसाब से मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स इसके यहाँ लिख दिए हैं, इंटरिम भी लिख दिया है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे। तो ये जो आंसर आएगा इसको क्या बोलेंगे हम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑब्लिक यूज्ड इन इन्वेस्टिंग नहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये हमने ए प्लस बी, यहाँ पे ए का आंसर, यहाँ पर बी का आंसर और यहाँ पर सी का आंसर निकाला। अब हम इन तीनों को यहाँ ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। तो अब इसमें ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आपने कहा सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन इजीली एंड रेडिली बी कन्वर्टेबल इनटू कैश। इसमें तीन चीजें मेनली आती हैं, कैश, बैंक एंड करंट इन्वेस्टमेंट। तो उन तीनों को जोड़कर हमारा बनता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कई बार क्वेश्चन में कैश दे रखा होता है और करंट इन्वेस्टमेंट, दोनों को जोड़ दीजिए, दैट बिकम्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें जोड़िएगा, विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर आएगा, इक्विवेलेंट्स। डन। तो ये मैंने फॉर्मेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करके दिखाऊं। तो आप इसका एक फोटो ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।